अध्ययन केंद्र। और इस वीडियो के माध्यम से हम बायोलॉजी पढ़ रहे हैं लुसेंट सामान्य ज्ञान का। ये आपका मास्टर वीडियो होगा बायोलॉजी में, क्योंकि टोटल इसमें 15 एक्सरसाइज है। इस वीडियो में हम 1 से लेकर 15 तक के सारे एक्सरसाइज को कंप्लीट करेंगे। वीडियो थोड़ा लंबा होगा, पर अगर मैं इसको बना सकता हूं तो आप लोग देख तो सकते ही हो, क्योंकि एग्ज़ाम देना है। और लुसेंट से ही जो भी एग्ज़ाम हो रहा है, एग्ज़ाम देने के बाद सारे बच्चे यही कहते हैं कि सारा क्वेश्चन तो लुसेंट से ही आया था, तो पहले ही क्यों ना पढ़ लिया जाए। ओके, तो वीडियो को पूरा देखना। अगर आपको इसका पीडीएफ चाहिए तो टेलीग्राम ग्रुप पे ज्वाइन करना। टेलीग्राम पे सर्च करना होगा आपको अध्ययन केंद्र, थोड़ा नाम देख लेना, ठीक ना, मिल जाएगा, लोगो भी मिल जाएगा, पहचान लोगे, वहाँ उसको ज्वाइन कर लेना, आपको वहाँ पीडीएफ मिल जाएगा। साथ ही इंस्टाग्राम पे भी फॉलो कर सकते हो, लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दिया गया है, टायरलेस कुमार के नाम से। वहाँ मैं फ़ोटो वोटो शेयर करता हूँ। साथ ही अगर आपको मैथ पढ़ना चाहता है तो सर्च करोगे अध्ययन केंद्र मैथ, मिल जाएगा। ओके, तो चलो वीडियो को एंजॉय करो। पर एक रिक्वेस्ट है मेरे भाई, प्लीज़ शेयर करो, क्योंकि आप ही लोगों के भरोसे चल रहा है मेरा ये चैनल, ठीक ना। तो आप लोग जितना सपोर्ट दिखाओगे उतना फास्ट में सारे बुक को कंप्लीट करूंगा। मेरा टारगेट है कि यूट्यूब पे एक लाइब्रेरी बना देना, डिजिटल लाइब्रेरी। आप जो बुक ढूंढो कंपटीशन के लिए, आपको खरीदना ना पड़े, सब कुछ यहाँ मिल जाए पूरे फुल सब्जेक्ट के साथ। तो ये आप ही लोगों के सपोर्ट पे है, इसको अपना समझो, जितना हो सके इसको शेयर करो। ओके, तो चलो वीडियो का एंजॉय करो, ताकि आपको मोर अपडेट मिलता रहेगा। साथ ही मैथ के लिए मैंने अध्ययन केंद्र मैथ बना दिया है, जहां सगीर अहमद का मैथ का बुक चल रहा है। साथ ही अगर आप बीएड भी कर रहे हो तो अध्ययन केंद्र बीएड सर्च करोगे, वहां पे मैं मेनली क्वेश्चन ही कवर करता हूं, जिससे आपको डायरेक्ट फायदा मिल जाएगा। ओके, तो चलो स्टार्ट करते हैं। लाइन बाय लाइन पढ़ेंगे जैसा कि हम पढ़ते हैं। दिया गया है जीव विज्ञान का, पहले परिभाषा दिया गया है कि यह विज्ञान की वह शाखा है जिसके अंतर्गत हम जीवधारियों का अध्ययन करते हैं। थोड़ा पहले समझ लो, ब्रीफली बेसिक समझ लो थोड़ा होता क्या है। इस धरती पे जो भी सामान है, जो भी वस्तु है, उसको पहले 2 पार्ट में बांटा गया। एक हो गया आपका सजीव मीन्स लिविंग थिंग, और दूसरा क्या हो गया निर्जीव मीन्स नॉन लिविंग थिंग। क्लियर? जो सजीव हो गया उसको फिर 2 टाइप में बांटा गया, एक तो हो गया वनस्पति और एक हो गया जंतु। पर ब्रीफली अगर बता रहे हैं तो सजीव जो हो गया वो हो गया आपका बायोलॉजी। क्लियर? और जो निर्जीव हो गया उसको फिर डिफरेंट टाइप बांटा गया, जिसमें फिजिकल गतिविधि होती है, जो नेचुरल में पहले से पाया गया है, उसको हम कह लिए फिजिक्स। ओके, और जो हम रिएक्शन करके बनाए उसको कह लिए केमिस्ट्री। इस प्रकार 3 सब्जेक्ट आ गया साइंस का। फिर आगे इसी टाइप से डिवाइड किया गया है। जैसे तो समझ लो फिजिक्स है, तो फिजिक्स में ऐसा नॉलेज जो हमको फैक्ट के साथ पता है, जैसे कि न्यूटन का तीसरा नियम कहते हैं, या फिर जो भी फैक्ट हमको पता है कि ये काम करेंगे तो ये होगा, वो हम पढ़ते हैं फिजिक्स में। और जिस काम के बारे में हमको मैथोलॉजी है कि ऐसा हो भी सकता है, नहीं भी हो सकता है, ओके, वो हम पढ़ लेते हैं ज्योग्राफी में। तो ज्योग्राफी का तो वैसे ही हुआ है। तो चलो अभी हम जीव विज्ञान शुरू करते हैं। जैसे जैसे हम सब्जेक्ट के अंदर जाएंगे और समझते चले जाएंगे। ओके, और ये पार्ट आपको एग्जाम में हेल्प करेगा नहीं, बस बेसिक नॉलेज के लिए बता दिए। चलो अभी हमारा मेन टारगेट है कैसे आपको एग्जाम में क्या हेल्प करेगा। तो जीव विज्ञान जानते ही हो, मीन्स जिसमें जीवधारी का अध्ययन किया जाएगा, लिविंग ऑर्गेनिज्म का अध्ययन किया जाएगा। बायोलॉजी शब्द का अर्थ होता है मीन्स बायो, इसका अर्थ होता है जीवन मीन्स लाइफ, और लोगोस का मतलब होता है अध्ययन। इसका पूरा मतलब क्या हो गया? जीवों का अध्ययन। तो बायोलॉजी के अंतर्गत हम जीवन का अध्ययन करते हैं। जीव विज्ञान शब्द का प्रयोग सर्वप्रथम लेमार्क ने किया था। With an accessibility जो दे superior insights and experience. With लेमार्क कहाँ का साइंटिस्ट था? ये था फ्रांस का। फिर से रिपीट कर लो। जीव विज्ञान शब्द का सर्वप्रथम प्रयोग लेमार्क और ट्रिवेर्नस ने किया था। आपको एग्जाम में लेमार्क का ही नाम अधिक आता है। लेमार्क कहाँ का था? फ्रांस का था। और ट्रिवेर्नस कहाँ का था? जर्मनी का था। इन दोनों वैज्ञानिक ने मिलकर 1801 ईस्वी में जीव विज्ञान का नाम रखा, मीन्स जीव विज्ञान का नामकरण हुआ। फिर से रिपीट कर लो, लेमार्क और ट्रिवेर्नस, ये दोनों कहाँ के थे वो भी इंपॉर्टेंट है। लेमार्क था फ्रांस का और ट्रिवेर्नस कहाँ का था? जर्मनी का था। नामांकन कब हुआ इंपॉर्टेंट है नहीं, हालांकि फिर से याद रख लो 1801 ईस्वी में हुआ था। यहाँ पे कुछ शाखा दिया गया, ये आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, स्क्रीनशॉट ले लो, हालांकि मैं कोशिश करूंगा याद ही करवा दूँ। देखो, एपी कल्चर, ये है मधुमक्खी पालन से। एपी कल्चर मधुमक्खी पालन, पूरा अध्ययन छोड़ दो, मधुमक्खी पालन एपी कल्चर, मधुमक्खी पालन एपी कल्चर। सेरी कल्चर मतलब रेशम, सेरी कल्चर मतलब रेशम, सेरी कल्चर रेशम कीट का पालन है।
पीसी कल्चर मतलब मछली से, मत्स्य पालन, पीसी कल्चर मत्स्य पालन। माइकोलॉजी कवक का अध्ययन, माइकोलॉजी कवक का अध्ययन, माइकोलॉजी कवक का अध्ययन। फाइकोलॉजी शैवाल का अध्ययन, इसमें कंफ्यूजन होता है, फिर से रिपीट कर लो, माइकोलॉजी कवक, माइकोलॉजी कवक और फाइकोलॉजी शैवाल। एंथोलॉजी पुष्पों का अध्ययन, एंथोलॉजी पुष्पों का अध्ययन। पोमोलॉजी फलों का अध्ययन, पोमोलॉजी फलों का अध्ययन। पोमो को पेड़ों से कंफ्यूज नहीं कर लेना, पोमो होता है फलों का, पेड़ो होता है मिट्टी का अध्ययन, सॉइल का, ओके। ऑर्निथोलॉजी ये होता है पक्षी का अध्ययन, ऑर्निथोलॉजी पक्षी का अध्ययन। सबसे बड़ा जो ऑर्निथोलॉजिस्ट माना जाता है भारत का वो था सलीम अली, जम्मू कश्मीर में आपको सलीम अली पक्षी अभ्यारण्य भी मिल जाएगा। आगे दिया गया इक्योथोलॉजी, ये है मछली का अध्ययन। साथ ही एक और पढ़े थे पीसीलॉजी, पीसी कल्चर, या पीसी कल्चर में क्या होता है, मछलियों का ही अध्ययन करते हैं, मछली पालन का अध्ययन करते हैं, और ये इक्योलॉजी में मछली का अध्ययन करते हैं। समझ लो इसमें अंतर क्या हुआ, पीसी कल्चर में मछली पालने का तरीका सीखते हैं, अध्ययन करते हैं, और इक्थियोलॉजी में मछलियों पे ही अध्ययन करते हैं, तो थोड़ा अंतर है। एंटोमोलॉजी इसमें होता है कीटों का अध्ययन, इंसेक्ट का अध्ययन, एंटोमोलॉजी। डेंड्रोलॉजी इसमें वृक्षों और झाड़ियों का अध्ययन करते हैं, डेंड्रोलॉजी। ऑफियोलॉजी इसमें सांपों का अध्ययन करते हैं, सर्पों का अध्ययन। सौरोलॉजी इसमें छिपकली का अध्ययन, सौरोलॉजी छिपकली का अध्ययन। सिल्वी कल्चर यह है काष्ठी पेड़ों का संवर्धन, काष्ठी पेड़ों का संवर्धन, सिल्वी कल्चर। इसको एक बार फिर से रिपीट कर लेते हैं थोड़ा फास्ट में, ओके। अगर याद हो गया तो इसको आपको नहीं देखना है, बताना है। एपी कल्चर मधुमक्खी पालन, सेरी कल्चर रेशम कीट पालन, पीसी कल्चर मत्स्य पालन, माइकोलॉजी कवक, फाइकोलॉजी शैवाल, एंथोलॉजी पुष्पों का अध्ययन, पोमोलॉजी फलों का अध्ययन, ऑर्निथोलॉजी ये हो गया पक्षियों का, एक्योथोलॉजी ये हो गया मछलियों का अध्ययन। आगे एंटोमोलॉजी ये मैंने कहा था इंसेक्ट का अध्ययन, डेंड्रोलॉजी ये हो गया वृक्षों और झाड़ियों का अध्ययन, ऑफियोलॉजी सर्पों का अध्ययन, सोरोलॉजी छिपकलियों का अध्ययन, और सिल्वी कल्चर काष्ठी पेड़ों का संवर्धन। तो लगभग इसमें से 5-6 तो याद हो ही गया होगा, स्क्रीनशॉट ले लो, ओके, याद कर लेना। आगे दिया गया है जीव विज्ञान का एक क्रमबद्ध ज्ञान के रूप में विकास प्रसिद्ध ग्रीक दार्शनिक अरस्तु के काल में हुआ था। ये काफी इंपॉर्टेंट है, अरस्तु का नाम जब भी आप बायोलॉजी पढ़ते हो तो इनका नाम कभी नहीं भूलना, क्योंकि इन्हें ही फादर ऑफ बायोलॉजी कहा जाता है। फादर ऑफ बायोलॉजी कहा जाता है, किनको, अरस्तु को ही कहा जाता है, ओके। और बायोलॉजी का 2 पार्ट होता है, बोटनी और दूसरा क्या होता है, जूलॉजी। तो बायोलॉजी में बोटनी जो होता है वो होता है आपका जीव विज्ञान, और ये होता है वनस्पति विज्ञान, मीन्स ये होता है जंतु विज्ञान, और ये क्या होता है वनस्पति विज्ञान। तो जंतु विज्ञान का भी कौन हो गया फादर, ये सॉरी जूलॉजी का जो होता है मीन्स जंतु विज्ञान का, वो कौन हो गया, अरस्तु हो गया। फिर से रिपीट कर लेते हैं, ये हो गया बोटनी, बोटनी मतलब होता है पेड़ पौधे का विज्ञान, मीन्स वनस्पति विज्ञान। और जेड जूलॉजी जो होता है, जू मीन्स चिड़ियाघर, तो चिड़िया मीन्स जीव जंतु के बारे में, तो वो क्या हो गया, मीन्स अरस्तु ही इसके फादर है, समझ लिया। तो आगे दिया गया इसमें कि अरस्तु कहाँ के थे, ग्रीक साइंटिस्ट थे, दार्शनिक थे, मैथमेटिशियन थे, ये सब कुछ थे, ओके। तो इन्होंने 384 से लेकर 322 बीसी के काल में मीन्स बायोलॉजी का क्रमबद्ध ज्ञान दिया था। क्रमबद्ध मीन्स ये होता है ना कि एक बुक लिख दिया और उसको सही से डिफाइन किया, वो हो गया क्रमबद्ध ज्ञान, ओके। उन्होंने ही सर्वप्रथम पौधे और जंतुओं के जीवन के विभिन्न पक्षों के विषय में अपने विचार प्रकट किए, इसीलिए अरस्तु को जीव विज्ञान का जनक कहते हैं। इन्हें जंतु विज्ञान का भी जनक कहा जाता है। जंतु विज्ञान का जनक किन्हें कहा जाता है, मीन्स अरस्तु को ही कहा जाता है। जबकि वनस्पति विज्ञान का जनक किन्हें कहा जाता है, थियोफ्रेस्टस को। वनस्पति विज्ञान का जनक थियोफ्रेस्टस को, और जंतु विज्ञान का जनक कौन हो गया, अरस्तु हो गया। आगे जो हमारा एक्सरसाइज जीवधारियों का वर्गीकरण, ये हम नेक्स्ट पार्ट में कवर करेंगे, ओके। ये इसका पहला वीडियो था, तो थोड़ा इंट्रोडक्शन हो गया। आप लोगों का इसमें ये काम है कि ऊपर जो हम लोगों ने पढ़ा है कि ये टाइप, ये कितना आप लोगों को याद हुआ कमेंट बॉक्स में लिख लो। कमेंट बॉक्स में लिखने में अगर मीन्स आलस आ रहा है तो अपनी कॉपी में लिख लो, पर जरूर लिख लो। साथ ही बायोलॉजी का नाम किसने दिया था और बायोलॉजी का क्रमबद्ध ज्ञान किसने मीन्स प्रकाशित। चलो स्टार्ट करते हैं। दिया गया है, अरस्तु द्वारा समस्त जीवों को 2 समूहों में विभाजित किया गया। इससे पहले ही हम जिक्र क्या कर चुके थे, समझ लो। इससे पहले जिक्र किए थे कि अरस्तु जो था ग्रीक का साइंटिस्ट था, जो पहली बार बायोलॉजी को क्रमबद्ध तरीके से पढ़ाया, मीन्स एस्टेब्लिश किया, ओके। और उन्होंने इसे 2 पार्ट में डिवाइड किया था, एक था जंतु समूह और दूसरा था वनस्पति समूह। जंतु समूह को जंतु विज्ञान कहा गया, मीन्स जूलॉजी, और वनस्पति को बोटनी कहा गया। वनस्पति वॉ से स्टार्ट है, इसको वॉ से कर लो और बोटनी हो गया।
और जंतु जू चिड़ियाघर, जेड से स्टार्ट कर लो जूलॉजी। ओके, तो जूलॉजी का जो फादर था वो कौन था? अरस्तु था। इतना तक हमने पिछली क्लास में पढ़ लिया था। ओके, आगे पढ़ते हैं। लिनियस ने भी अपनी पुस्तक सिस्टेमा नेचुरे में संपूर्ण जीवधारियों को दो जगत में बांटा। ओके, एक उसने कहा प्लांट किंगडम और दूसरा कहा एनिमल किंगडम। ये आपके लिए इंपॉर्टेंट है। सिस्टेमा नेचुरे ये पुस्तक किसने लिखा था? लिनियस ने लिखा था, जिसके अंतर्गत उन्होंने भी बायोलॉजी मीन्स टोटल जीवधारी जो है उसको दो पार्ट में डिवाइड किया। पहला डिवाइड किया पादप जगत मीन्स प्लांट किंगडम, और दूसरा क्या कहा? एनिमल किंगडम। ये क्लियर यहाँ तक? आगे दिया गया लिनियस ने वर्गीकरण की जो प्रणाली शुरू की उसी से आधुनिक वर्गीकरण प्रणाली की नींव पड़ी, इसीलिए उन्हें आधुनिक वर्गीकरण का पिता कहा जाता है। ये सेंटेंस आपके लिए काफी इंपॉर्टेंट है। हु इज द फादर ऑफ मॉडर्न टेक्सोनोमी? तो क्या हो जाएगा? लिनियस। रिपीट करो, आधुनिक वर्गीकरण का पिता किन्हें कहा जाता है? तो लिनियस को कहा जाता है। लिनियस ने अपने पुस्तक सिस्टेमा नेचुरे में जंतु या जीवधारी को दो पार्ट में डिवाइड किया था। पहला था प्लांट किंगडम और दूसरा क्या था? एनिमल किंगडम। रिपीट कर लो, एनिमल किंगडम का फादर कौन था? अरस्तु। ओके, इंग्लिश में इसको एरिस्टोटल लिखा जाता है तो गलती नहीं कर लेना। ओके, यहाँ पे एल साइलेंट होता है। आगे दिया गया है जीवधारियों का 5 जगत वर्गीकरण मीन्स 5 में टाइप में उसको क्लासीफाई किया गया था। दिया गया 5 किंगडम क्लासिफिकेशन ऑफ ऑर्गेनिज्म्स, जिसमें दिया गया है परंपरागत द्विजगत वर्गीकरण का स्थान अंततः हिक्केटर था। ठीक ना, विकेटर द्वारा 1969 में, ये 1969 वही वर्ष है जिस टाइम हमारा इसरो का स्थापना हुआ था। इसरो का स्थापना हुआ था उसी टाइम ये जो विकेटर था, इन्होंने दो जगत प्रणाली को कैंसिल करके अपना 5 जगत प्रणाली ले आया था। याद हो गया होगा कि द्विजगत वर्गीकरण किसने किया था? लिनियस ने किया था। उसके बाद 1969 ईस्वी में विकेटर ने क्या किया कि उसको 5 जगत प्रणाली में ले आया। इनके अनुसार समस्त जीवों को निम्नलिखित 5 जगत में बांटा गया, जिसमें पहला हो गया मोनेडा, दूसरा प्रोटिस्टा, पादप, कवक और जंतु। इसको फिर से बिना देखे हुए रिपीट करो, मोनेडा, प्रोटिस्टा, पादप, कवक, जंतु। फिर से रिपीट करो, मोनेडा, प्रोटिस्टा, पादप, कवक और जंतु। प्रश्न इसमें से कैसे आएगा? देखो दे देगा कि इनमें से कौन सा हिक्केटर द्वारा 5 जगत में नहीं आता है, तो 4 दे देगा, एक कोई एक्स्ट्रा कुछ दे देगा। तो आप जैसे सहवाल दे दे, कवक के बदले में सहवाल दे दे, तो याद नहीं रहेगा तो आप गलत टिक कर पाओगे। इसलिए मोनेडा, प्रोटिस्टा, पादप, कवक और जंतु। याद हो गया होगा। ये सब किसने बांटा था? हिक्केटर ने बांटा था 1969 ईस्वी में। अब पहला दिया गया है मोनेडा। मोनेडा के अंतर्गत क्या सब आता है? तो सभी प्रोकैरियोटिक जीव, ओके, अर्थात जीवाणु, साइनोबैक्टीरिया तथा आर्कीबैक्टीरिया सम्मिलित किए जाते हैं। तंतुमय जीवाणु भी इसी में आते हैं। एक सिंपल अगर कहें तो जीवाणु जो भी हुआ वो सब किसके अंतर्गत आ जाएगा? मोनेडा में आ जाता है। क्लियर? दूसरा है प्रोटिस्टा। इस जगत में विविध प्रकार के एक कोशिकीय प्रायः जलीय यूकैरियोटिक जीव सम्मिलित किए जाते हैं। इसमें जो एक कोशिकीय होगा वो इसमें मेनली शामिल किया जाता है। पादप एवं जंतु के बीच स्थित येगलिना इसी जगत में आता है। ये काफी इंपॉर्टेंट है। प्रश्न ऐसे आएगा, पादप और जंतु जगत के बीच की कड़ी किसे कहा जाता है? ये होता है येगलिना। ये पादप और जंतु दोनों के बीच में आ जाता है। जिस प्रकार विषाणु जो है, हमारा वायरस जो है, वो ना ही लिविंग थिंग है और ना ही नॉन लिविंग थिंग है, वो उस दोनों के बीच में आता है। क्योंकि वायरस का कुछ गुण जो है वो लिविंग की तरह है और कुछ उसका नॉन लिविंग की तरह है। उसी प्रकार ये येगलिना जो है ये थोड़ा इसका पादप का गुण फॉलो करता है और कुछ क्या करता है? जंतु का। इसीलिए इसे पादप और जंतु के बीच का कड़ी कहा जाता है येगलिना को। बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको नहीं भूलना। पादप और जंतु के बीच में स्थित कौन सा है? येगलिना। ओके, और ये किस जगत में आता है? प्रोटिस्टा में आता है। ये येगलिना किस में आता है? प्रोटिस्टा में आता है। यह 2 प्रकार की जीवन पद्धति प्रदर्शित करता है, मतलब सूर्य के प्रकाश में स्वपोषित मतलब प्रकाश संश्लेषण करेगा, और जब प्रकाश नहीं होता है तब वो इतर पोषित हो जाता है। मतलब इसके अंतर्गत वो क्या करता है? साधारणतः प्रोटोजोआ आते हैं। क्लियर? मीन्स वो सिंपल खाना बनाता है। तो आप येगलिना याद रखो, येगलिना ये किसके अंतर्गत आता है? प्रोटिस्टा के अंतर्गत आता है, क्योंकि ये सूर्य के प्रकाश में खाना बनाता है और सूर्य के प्रकाश में क्या कर देता है? इतर पोषित की तरह अपना खाना मीन्स दूसरे पे आश्रित हो जाता है। ये हो गया प्रोटिस्टा के अंतर्गत आ गया येगलिना। और मेनली प्रोटिस्टा के अंतर्गत कौन आता है? तो एक कोशिकीय। यहाँ तक क्लियर है? कहीं कोई दिक्कत हो तो जरूर कमेंट बॉक्स में मेंशन करना। हालांकि ये लुसेंट बुक जब कंप्लीट हो जाएगा और उसके बाद एक लुसेंट का सिर्फ साइंस का ही बुक आता है, लुसेंट जनरल साइंस। ओके,
उसको हम कंप्लीट करेंगे। उसमें थोड़ा विस्तार से बताया गया है, तो हम कोशिश करते हैं जब तक आपका एनटीपीसी सीबीटी 1 होगा उससे पहले ये कंप्लीट कर दें, और फिर सीबीटी 2 से पहले हम वो कंप्लीट कर देंगे, ताकि आपको एग्जाम में कहीं कोई दिक्कत नहीं होगी। ओके, तो आगे हमारा तीसरा दिया गया है पादप। इस जगत में प्रायः सभी रंगीन बहुकोशिकीय प्रकाश संश्लेषी उत्पादक जीव सम्मिलित किए जाते हैं। इसमें बस ये समझो कि जो प्रकाश संश्लेषण करेगा वो किस में आएगा, तो पादप में आएगा। जैसे कि शैवाल, मौस, पुष्पीय तथा अपुष्पीय बीजीय पौधे इसी जगत के अंग है। तो पादप मीन्स प्लांट, आसानी से क्लासिफाई कर सकते हो। कवक मीन्स फंगी। इस जगत में वे यूकैरियोटिक तथा परपोषित जीवधारी सम्मिलित किए जाते हैं जिसमें अवशोषण द्वारा पोषण होता है, जिसमें अवशोषण द्वारा पोषण होता है। ये सभी क्या होते हैं, इतर पोषित होते हैं, मतलब ये प्रकाश संश्लेषण नहीं करता। ये परजीवी अथवा मृत परजीवी होते हैं। इनकी कोशिका भित्ति कैटिन नामक जटिल सर्कड़ा की बनी होती है। कोशिका भित्ति जो होता है, सेल वॉल होता है, वो किसका बना होता है, कैटिन का बना होता है, कैटिन का बना होता है। ओके, फिर से रिपीट करता हूँ, जो कवक होता है उसका कोशिका भित्ति सेल वॉल किसका बना होता है, कैटिन का। काफी इंपॉर्टेंट है ये, एक प्रकार क्या होता है, सर्कड़ा होता है, मीन्स ग्लूकोज होता है। ओके, और यहाँ पे याद रखो कि जिसमें अवशोषण होगा वो क्या कहलाएगा, कवक कहलाएगा। यहाँ तक क्लियर है। आगे लास्ट पे आते हैं जंतु मीन्स एनिमल। इस जगत में सभी बहुकोशिकीय जंतु समभोजी यूकैरियोटिक उपभोक्ता जीव सम्मिलित किए जाते हैं। इनमें मेटाजोआ भी एनिमल को ही मेटाजोआ भी कहा जाता है। इसमें हाइड्रा, जेलीफिश, कृमि, सितार, मछली, सरीसृप, उभयचर पक्षी और स्तनधारी सब इसी जगत में आ जाते हैं। मीन्स ऊपर के जो 4 जगत में नहीं आते हैं उस सब को क्या कहा गया है, 5वें में जोड़ दिया जाता है। 5वें में पर ये इंपॉर्टेंट है कि इसमें बहुकोशिकीय आएगा। एक कोशिकीय किस में आया था, तो प्रोटिस्टा में आया था। ओके, और मोनेरा में मैंने क्या कहा था, बैक्टीरिया को आपको रखना है। आगे नोट में दिया गया है वर्गीकरण जो होता है, आधारभूत इकाई क्या होता है, स्पीसीज होता है। अब स्पीसीज के आधार पे यहाँ पे नीचे बांटा गया है, द्विनाम पद्धति में आपको ये काम करेगा, इसको भी आज हम कवर कर लेते हैं। जीवों के नामकरण की द्विनाम पद्धति क्या है, ये द्विनाम पद्धति किसकी देन है, लिनियस का देन है। कब दिया इन्होंने, 1753 में। 1753 में लिनियस नामक वैज्ञानिक ने वर्गीकी का खोज किया, इसीलिए इन्हें फादर ऑफ टेक्सोनोमी कहा जाता है। ओके, इन्होंने ही द्विनाम पद्धति को प्रचलित किया। इस पद्धति के अनुसार प्रत्येक जीवधारी का नाम लैटिन भाषा के 2 शब्द से मिलकर बना हुआ। यहाँ से आपको ये पूरा याद करना पड़ेगा। यहाँ तक देखो, लैटिन भाषा से जो द्विनाम पद्धति होता है उसमें दोनों नाम कहाँ से लिया जाता है, लैटिन भाषा से लिया जाता है, जिसमें कि पहला शब्द वंश दिखाता है, पहला शब्द वंश दिखाता है और दूसरा शब्द क्या दिखाता है, जाति दिखाता है। इसको रिपीट कर लो, बहुत बार पूछा गया है, कंफ्यूज नहीं कर जाना इसमें। नाम का जैसे आदमी का क्या होता है, होमो सेपियंस, तो होमो क्या दिखाता है, हमारा वंश दिखाता है, और जो सेपियंस होता है वो हमारा जाति दिखाता है, स्पीसीज दिखाता है। फिर से रिपीट कर लो, ये दोनों शब्द क्या होता है, लैटिन भाषा का है, और इसमें पहला शब्द वंश दिखाता है मीन्स जेनेरिक दिखाता है, और दूसरा शब्द स्पीसीज मीन्स जाति दिखाता है। ये याद हो गया होगा। वंश और जाति नामों के बाद उस वर्ग की विद मीन्स वैज्ञानिक का नाम लिखा जाता है। जैसे कि अब ऐसे समझो, हालांकि यहाँ पे लिखा गया है, जैसे मान लो आदमी का क्या होता है, होमो सेपियंस, होमो सेपियंस। अब ये नाम जो है होमो सेपियंस, ये नाम जो है नामांकन किसने किया, लिनियस ने किया। इसके आगे लिन लगा दिया जाएगा। ओके, तो ये 3 नाम का हो गया, लेकिन ये बस लिखने के लिए है कि किस साइंटिस्ट ने किया, आपको ये काम नहीं देगा। अगर एग्जाम में कभी आ जाए कि होमो सेपियंस के बाद जो लिन है इसका मतलब क्या है, तो इसका मतलब ये है कि साइंटिस्ट ने इसका नाम आगे रखा है। यहाँ पे देखो यही लिखा गया है कि होमो सेपियंस लिन लिखा गया है, तो वास्तव में होमो जो होता है उस वंश का नाम है जिसकी जाति सेपियंस है। दूसरा क्या होता है, जाति को रिप्रेजेंट करते हैं तो सेपियंस है, और लिन जो है वो लीनियस शब्द का संक्षिप्त रूप है। इसका अर्थ है कि सबसे पहले लीनियस ने इस जाति को होमो सेपियंस नाम से पुकारा, मतलब जिसने मनुष्य को होमो सेपियंस कहा उस साइंटिस्ट का नाम यहाँ पे ऐड हो जाएगा। ओके, तो वर्गीकी मीन्स ये हो गया द्विनाम पद्धति, इसमें कुछ नाम दिया गया वो आपको याद करना पड़ेगा। तो जैसे मनुष्य का याद होगा होमो सेपियंस, मनुष्य का होमो सेपियंस। मेढक का क्या हो जाएगा, राना टिग्रीना, मेढक का राना टिग्रीना। बिल्ली का होता है फैलस डोमेस्टिका, फैलस डोमेस्टिका। कुत्ता का होता है कैनिस फैमिलिडीज, कैनिस फैमिलिडीज। गाय का होगा बोस इंडिकस, बोस इंडिकस। मक्खी का होता है मस्का डोमेस्टिका, मक्खी का मस्का डोमेस्टिका। आम का मैग्नीफेरा इंडिका। जो भी राष्ट्रीय है उसका तो याद रख ही लो पहले।
आम का क्या होगा? मैग्नीफेरा इंडिका। जैसे मोर का क्या होता है? पावोक्रिस्टेटस। मोर का क्या होता है? पावोक्रिस्टेटस। आगे दिया गया आम का मैग्नीफेरा इंडिका। धान का क्या होता है? ओरिजा एस्टिवा। ओरिजा एस्टिवा। गेहूं का होता है ट्रिटिकम, ट्रेटिकम एस्टिवम, ट्रेटिकम एस्टिवम। मटर का होता है पीसम एस्टिवम, पीसम एस्टिवम। चना का होता है सीसर एरिट्रिनम, सीसर एरिट्रिनम। और सरसों का होता है बेरेसिका कैम्पिटर्स, बेरेसिका कैम्पिस्टर्स। यहाँ पे कुछ कुछ नहीं दिया हुआ है, जैसे कि टाइगर का क्या होता है? टाइगर हमारा राष्ट्रीय एनिमल है, तो उसका क्या हो जाता है? पैंथेरा टिग्रिस। ओके, तो ये सब याद रख लो। मीन्स मोर का मैंने कहते पावोक्रिस्टेटस। एक कमल का फूल हुआ, उसका नेलम्बो करके कुछ होता है, नोलम्बो करके, ठीक ना। तो एक भी याद रखोगे तो आपका ऑप्शन मिलेगा, आप आसानी से टिक कर पाओगे। तो आज का हमारा ये सेशन कंप्लीट करते हैं। और मैंने कहा था कि आप लोगों से 5 प्रश्न पूछा जाएगा, तो 5 प्रश्न हम पूछ रहे हैं। आपको इसका आंसर कमेंट बॉक्स में देना है। पहला तो ये हो गया कि 5 पद्धति सिद्धांत किसने दिया था? जीवधारियों को 5 पार्ट में किसने बांटा था? हो सके तो उसका नाम भी लिख देना, वो 5 पार्ट का नाम लिख देना। ओके। दूसरा प्रश्न है, बहुकोशिकीय जीव जो होता है वो किस जगत में आता है? ओके। तीसरा क्वेश्चन मैं पूछ रहा हूं कि जो मोर होता है, मोर, उसका बोटनिकल नेम क्या हुआ? और द्विनाम पद्धति का पिता किसे कहा जाता है? मीन्स फादर ऑफ टेक्सोनोमी किसे कहा जाता है? फादर ऑफ टेक्सोनोमी। साथ ही अरस्तु जो था वो कहाँ का साइंटिस्ट है? मीन्स उसके देश का नाम बताना है। तो 5 प्रश्न हो गए, इसका आंसर आपको कमेंट बॉक्स में देना है। सेशन को एंड करते हैं। अगर अच्छा लग रहा हो जरूर लाइक और शेयर करो अपने दोस्तों के साथ, ताकि उनको भी फायदा हो। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद। जय हिंद दोस्तों, आप देख रहे हैं अध्ययन केंद्र। और इस वीडियो के माध्यम से अभी हम पढ़ रहे हैं कोशिका विज्ञान, मीन्स बायोलॉजी का पार्ट है। और बुक है हमारा लुसेंट सामान्य ज्ञान का, जिसमें हमने ऑलरेडी प्राचीन इतिहास,